नमस्कार। इस वीडियो में हम डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो के पार्ट 1 में हम परिभाषाएं, निलंबन के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबन, भूतकालीन प्रभाव से निलंबन की परिस्थितियां तथा डीम्ड सस्पेंशन क्या है इसे देखेंगे। साथ ही निर्वाह भत्ता और अंत में स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। ड्यूटी के दौरान कर्मचारी से जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती है। इन गलतियों के लिए उसे डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के अंतर्गत दंडित किया जाता है। भारतीय रेल के हर एक कर्मचारी ने इस अधिनियम की सभी धाराओं का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। LDCE परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को अर्धन्यायिक प्रक्रिया के तहत मान्यता प्राप्त है। संविधान के भाग 14 के सेक्शन 309, 310, 311A, 311B में दिए गए प्रावधानों पर ये नियम आधारित है। इसमें अनुच्छेद 311A तथा B काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें स्क्रीन पर दिखाई गई बातें दी गई है। नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी ही किसी को पद से हटा सकता है। सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देना जरूरी है। जांच करना साध्य या समीचीन न हो तो जरूरी नहीं कि जांच की जाए। रेल कक्षा ऐप में ग्रुप बी जैसे AOM, ACM, AME, APO तथा AMM इन सभी परीक्षा हेतु पाठ्य सामग्री उपलब्ध है तथा पॉइंट्समन ग्रुप डी टू ग्रुप सी परीक्षा हेतु भी सभी नोट्स तथा MCQs उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड कीजिए रेल कक्षा ऐप। रेल कक्षा सफलता की ओर अग्रसर। डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 में कुल 7 भाग हैं, 31 रूल्स तथा 3 शेड्यूल्स हैं। तो आइए सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं। नियम 1 में शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है। ये नियम 1 अक्टूबर 1968 से लागू किया गया। इसका नाम अनुशासन एवं अपील नियम 1968 है। नियम 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। नियुक्ति अधिकारी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये वे अधिकारी हैं जिसे किसी कर्मचारी को उसकी सेवा या पद पर नियुक्त करने का अधिकार है। या तो उसने शुरुआत में नियुक्त किया हो अथवा पदोन्नति के बाद वर्तमान पद पर नियुक्त किया हो। इन दोनों में जो भी उच्च स्तर अधिकारी हो उसे नियुक्ति प्राधिकारी माना जाएगा। अपॉइंटिंग अथॉरिटी DAR केसेस में एक अहम रोल अदा करती है। यदि किसी कर्मचारी को पेनाल्टी देनी है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी देखी जाती है, क्योंकि उसे ही रिमूवल, डिसमिसल, कंपल्सरी रिटायरमेंट जैसी पेनल्टी देने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी कंपनसेट ग्राउंड पर जूनियर क्लर्क इस पद पर अपॉइंट होता है, तब भले ही उसके ऑर्डर पर पैनल बना था, तब APO या DPO द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, लेकिन कंपनसेट ग्राउंड पर किसी को अपॉइंट करने का अधिकार डिविजनल लेवल पर DRM को है। इसलिए यहाँ DRM अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। अब वही कर्मचारी को OS पद पर प्रमोशन मिल जाता है, उसे ADRM द्वारा इस पद पर अपॉइंट किया जाता है। तब आज ADRM अब उस कर्मचारी के अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। कमर्शियल डिपार्टमेंट की ग्रुप बी एग्जाम यानी असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर के लिए रेल कक्षा ऐप में टेक्निकल सब्जेक्ट, एस्टेब्लिशमेंट, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रूल्स,
राजभाषा तथा जनरल नॉलेज इन सभी विषयों के नोट्स तथा एमसीक्यूज उपलब्ध कराए गए हैं। तो देर किस बात की, आज ही रेल कक्षा ऐप डाउनलोड करें और एसीएम बनने की तैयारी आज ही शुरू करें। अनुशासनिक अधिकारी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ये वो अधिकारी होगा जिसे नियमों के अनुसार छोटी या बड़ी शास्ति लगाने का अधिकार होगा। जो अधिकारी किसी रेल कर्मचारी को अपने नाम तथा हस्ताक्षर के साथ चार्जशीट दे रहा है, उसे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कहा जाता है। राजपत्रित या अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए जो अधिकारी छोटी या बड़ी शास्ति लगा रहा है, उसे ये लगाने का अधिकार होना चाहिए। आरोप पत्र देने वाला अधिकारी आरोप पत्र लेने वाले अधिकारी से 3 ग्रेड ऊंचा होना चाहिए। हर वो कर्मचारी जिसे चार्जशीट इशू हुई है, उसे यह देखना जरूरी है कि जो अधिकारी उस कर्मचारी को अपने नाम, पदनाम तथा अपने हस्ताक्षर से चार्जेस लगा रहा है, उसे ये लगाने का अधिकार होना चाहिए। छोटी शास्तियां जितनी भी दी गई हैं, उसमें से कोई भी एक शास्ति देने के लिए जिसे यह अधिकार दिया गया है, वही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बन सकता है। उदाहरण के लिए किसी क्लर्क को SF11 या SF5 JA ग्रेड ऑफिसर या उससे ऊपर के कोई अफसर द्वारा ही दिया जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस द्वारा जानकारी हासिल करना आसान लगता है, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जिस अधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही में जांच करने हेतु नामित करता है, उसे जांच अधिकारी कहा जाता है। जैसे अनुशासनिक अधिकारी स्वयं या कोई एक अधिकारी या कोई एक पर्यवेक्षक या संयुक्त समिति। प्रस्तुति अधिकारी, प्रेजेंटिंग ऑफिसर। प्रशासन का पक्ष रखने के लिए जांच में प्रेजेंटिंग ऑफिसर नामित किया जाता है, जिसे PO भी कहा जाता है, जिसका काम होता है रिकॉर्ड और कागजात पेश करना, गवाहों से प्रश्न करना, अंत में अपनी रिपोर्ट अधिकारी को देना। चार्जशीट, ये एक ऐसा विभागीय ज्ञापन है जो कर्मचारी को उसके द्वारा गलत किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कर्मचारी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। इसमें कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप स्पष्ट होने चाहिए। उसमें घटना का पूरा विवरण, समय, स्थान, गवाहों के नाम और दस्तावेजों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। चेतावनी तथा वार्निंग। चेतावनी कोई दंड नहीं है। ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारी से स्पष्टीकरण लिया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये मौखिक अथवा लिखित रूप में दी जाती है। लिखित में चेतावनी सर्विस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करने वाली अथवा व्यक्तिगत फाइल में फाइल करने वाले रूप में होती है, जिसे रिकॉर्डेड चेतावनी कहते हैं। स्क्रीन पर कुछ एब्रिविएशंस दिखाए गए हैं, जिसका DAR केसेस के दौरान उपयोग किया जाता है। CO चार्ट ऑफिसर, DH डिफेंस हेल्पर, EO और IO इंक्वायरी ऑफिसर, PO प्रेजेंटिंग ऑफिसर, PW प्रोसिक्यूशन विटनेस, DW डिफेंस विटनेस, NIP नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी।
नियम 3 अनुप्रयोग एप्लीकेबल। सभी रेलवे कर्मचारियों पर ये सभी नियम लागू होते हैं। जिन पर ये नियम लागू नहीं होते हैं उनकी लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई गई है। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, रेलवे सुरक्षा बल, आकस्मिक श्रमिक। अब हम भाग 2 जिसके अंतर्गत नियम 4 तथा 5 आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक यानी निलंबन के बारे में सभी नियम देखते हैं। नियम 4 रेल सेवक को निलंबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होना चाहिए, यानी उसे किसी कर्मचारी को सस्पेंड करने का अधिकार होना चाहिए। अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू प्लेस अ रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। जब भी कोई अथॉरिटी किसी को सस्पेंड करती है तब सस्पेंड करने वाली अथॉरिटी हायर अथॉरिटी होनी चाहिए तथा जिसे सस्पेंड किया जा रहा है वह सबऑर्डिनेट होनी चाहिए। निलंबन का आदेश हमेशा लिखित होना चाहिए। कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जेएजी ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी को निलंबित कर सकते हैं। ग्रुप बी अधिकारी ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी को निलंबित कर सकते हैं। स्वतंत्र चार्ज रखने वाले ग्रुप बी अधिकारी 4200 ग्रेड पे लेवल 6 के कर्मचारी को निलंबित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत शेड्यूल 1, 2, 3 आते हैं जिसमें स्पेसिफाइड शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा निलंबित किया जाता है। स्क्रीन पर तीनों शेड्यूल्स दिखाए गए हैं। नियम 5 निलंबन दंड नहीं है बल्कि एक प्रशासनिक कार्यवाही है। निलंबन के 2 प्रकार हैं। तत्काल प्रभाव से निलंबन SF1, भूतकालीन प्रभाव से निलंबन या डीम्ड सस्पेंशन SF2। किसी भी कर्मचारी को निलंबित करने से पहले डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने बहुत सोच समझकर ये निर्णय लेना चाहिए कि क्या सच में सस्पेंशन जरूरी है। यदि सस्पेंशन के पश्चात मेजर या माइनर पेनाल्टी नहीं दी जाती है तो सस्पेंशन नल एंड वॉइड हो जाता है तथा कर्मचारी को इस पीरियड के लिए पूर्ण वेतन देना पड़ सकता है। किसी भी DAR केस का चलना उसे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कहते हैं। इसी प्रोसीडिंग के दौरान ये अगर देखा जाता है कि कर्मचारी कोऑपरेट नहीं कर रहा है या इंक्वायरी के लिए नहीं आ रहा है या इंक्वायरी के दौरान ये नजर में आता है कि उस कर्मचारी पर जो चार्जेस लगे हैं वो साबित होने जा रहे हैं तथा बहुत ग्रेव हैं, तब चार्जशीट मिलने के बाद भी उस कर्मचारी को सस्पेंड किया जा सकता है। निलंबन हमेशा नियम 5 से होता है। निलंबन हमेशा ड्यूटी के काम से होता है, यानी निलंबन मतलब वो कर्मचारी कार्यस्थल पर तो जा सकता है परंतु किसी प्रकार की ड्यूटी या काम नहीं कर सकता ताकि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सके। ड्यूटी पर जाना या मस्टर पर हस्ताक्षर करना इस पर कोई कंपल्शन नहीं है। सिर्फ हेडक्वार्टर छोड़ते वक्त उस कर्मचारी को अर्जी देकर परमिशन लेनी होती है। जिस तरह कर्मचारी को सस्पेंड करते हुए घर बिठाया जाता है उसी तरह सस्पेंशन रिवोक करते हुए उसे काम पर भी बुला लिया जाएगा। अब हम निलंबन की परिस्थितियां देखते हैं। जब कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संभावना हो या फिर वो कार्यवाही चल रही हो, अर्थात ये बड़ी कार्यवाही बड़ी शास्ति की होनी चाहिए। जब कर्मचारी ऐसे कार्यकलापों में लिप्त हो जो देश की सुरक्षा के लिए अहितकारी हो। जब किसी फौजदारी मामले में कर्मचारी के खिलाफ कोई केस छानबीन
जांच मुकदमा चल रहा हो। अगर प्रशासन को ये पता चलता है कि किसी केस में कर्मचारी को पुलिस पकड़कर ले गई है, 2 दिन जेल में रख दिया है, उसके बाद एफआईआर भी लॉन्च कर दी गई है तथा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन जब रेल प्रशासन को मिलती है, तब उस मामले को देखते हुए रेल प्रशासन उस कर्मचारी को सस्पेंशन में रख सकती है। क्रिमिनल केस होना जिसमें रेल प्रशासन की भी बदनामी होती है, इसलिए कर्मचारी को कुछ समय के लिए दूर रखा जाता है। आइए अब हम किन परिस्थितियों में कर्मचारी निलंबित या डीम्ड सस्पेंशन में है ऐसा समझा जाएगा, उसे देखते हैं। यदि कर्मचारी को 48 घंटे से अधिक समय के लिए हिरासत में रखा जाए, तो हिरासत में रखने की तारीख से कर्मचारी निलंबित है ऐसा माना जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी को कोई जुर्म में 2 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 15 दिन जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इस तरह वो कर्मचारी 17 दिन तक ड्यूटी पर नहीं है और 15वें दिन ऑफिस में इंटीमेशन आता है कि वो कर्मचारी जुडिशियल कस्टडी में है, तो प्रशासन 15 दिन पीछे जाएगा और उस तारीख से सस्पेंशन का ऑर्डर निकालेगा, जिसे डीम्ड सस्पेंशन यानी SF2 कहा जाता है। यदि कर्मचारी को किसी आरोप में दोषी पाए जाने पर 48 घंटे से अधिक की कैद की सजा दी जाए, तब भी डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा। कस्टडी में रखने की तारीख से कर्मचारी निलंबित है ऐसा माना जाएगा। आइए अब हम दूसरी परिस्थितियां जिनमें कर्मचारी को निलंबित समझा जाएगा, उसे देखते हैं। जब किसी कर्मचारी को कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल या डिसमिस कर दिया गया हो, परंतु बाद में सक्षम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील या पुनरीक्षा पर आपास्त करके आगे जांच करने या किसी कार्यवाही के लिए दे दिया जाए, तो डिसमिसल आदि की तारीख से निलंबन जारी समझा जाएगा। जब कोई न्यायालय कर्मचारी को पदच्युत करने या पद से हटाने या अनिवार्य रूप से सेवा मुक्त करने का दंड आपास्त करके या अमान्य घोषित करे, और जब उसी केस में अनुशासनिक अधिकारी आगे और जांच करने का निर्णय करे, तो डिसमिसल आदि के आदेश की तारीख से कर्मचारी को निलंबित समझा जाएगा। अब हम निलंबन की समाप्ति किस तरह होती है उसे देखते हैं। किसी भी कर्मचारी पर जारी निलंबन आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा संशोधित या रद्द न किया जाए। किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन की 90 दिन की समाप्ति के पहले उस निलंबन को रिव्यू होना जरूरी होता है। उसके लिए पुनरीक्षा समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन सामान्यतः अपीलीय अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसमें निलंबन करने वाले प्राधिकारी सहित 2 अन्य अधिकारी होते हैं, जो निलंबन करने वाले प्राधिकारी से ऊपर के पद पर होते हैं। 90 डेज में रिव्यू होना ही चाहिए। यदि 90 डेज से पहले रिव्यू नहीं होता है, तो 91st डे उस कर्मचारी का निलंबन
खत्म हो जाएगा। उसी दिन उस कर्मचारी को ड्यूटी पर लेना प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। यदि 1 महीने के लिए सस्पेंशन एक्सटेंड किया जाता है, तब भी उस बढ़े हुए पीरियड के पहले रिव्यू करना जरूरी होता है। निलंबन को एक बार में 180 दिनों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अब हम निर्वाह भत्ता या सब्सिस्टेंस अलाउंस के बारे में जान लेते हैं। निलंबन के दौरान कर्मचारी 50% वेतन निर्वाह भत्ते के रूप में तथा उस पर महंगाई भत्ता प्राप्त करेगा। यदि 3 माह से अधिक की अवधि है तो अधिकारी की संतुष्टि की निलंबन रहना आवश्यक है, तो उसमें वृद्धि की जा सकती है, परंतु वो पूरे मिल रहे भत्ते के 50% से अधिक नहीं होगी। अंततः वेतन के 75% से अधिक नहीं होगी। यदि निलंबन कर्मचारी के उत्तरदायित्वों के कारण होता है, तो निर्वाह भत्ते को कम करके वेतन का 25% तक किया जा सकता है। अन्य भत्ते पूरे मिलते रहेंगे। कर्मचारी को निर्वाह भत्ता तभी देय होगा जब कर्मचारी ये लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि वो इस दौरान अन्य रोजगार, व्यापार या धंधा नहीं कर रहा है। निलंबन के आदेश के विरुद्ध अथवा जीवन निर्वाह भत्ते की राशि निर्धारित करने के विरुद्ध निलंबित करने वाले अधिकारी से ऊपर के अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। अपील करने की सीमा 45 डेज की है। स्क्रीन पर दिखाए गए टेबल में जो कटौतियां की ही जानी हैं, वो दिखाई गई हैं, जैसे इनकम टैक्स, हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल इत्यादि शामिल है। दूसरे टेबल में कुछ ऑप्शनल कटौतियां जो कर्मचारी के लिखित आदेश पर नहीं भी की जा सकती है, वो दिखाई गई हैं, जैसे LIC प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स रेलवे इंस्टीट्यूट्स एंड क्लब्स, कोऑपरेटिव बिल्स आदि शामिल हैं, तथा प्रोहिबिटेड डिडक्शन जिन पर रोक है, जैसे प्रोविडेंट फंड सब्सक्रिप्शन, कोर्ट अटैचमेंट आदि शामिल हैं। अब हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 के अंतर्गत नियम 6, 7 और 8 आते हैं। नियम 6 में अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म के अंतर्गत शास्तियां या पेनाल्टीज दी गई हैं। ये सभी स्टैंडर्ड फॉर्म्स स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, जिसमें SF1 निलंबन या सस्पेंशन, SF2 माना गया निलंबन या डीम्ड सस्पेंशन, SF3 निर्वाह भत्ते की स्वीकृति, ग्रांट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस, SF4 निलंबन से बहाली, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, SF5 बड़ी शास्ति, मेजर पेनाल्टी का आरोप पत्र, SF6 दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति न देने का आदेश, SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति, SF8 प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति, SF9 जो कि डिलीट किया गया है, जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी करना था, SF10 संयुक्त कार्यवाही का आदेश, SF10A संयुक्त कार्यवाही में जांच अधिकारियों की नियुक्ति, SF10B संयुक्त कार्यवाही में प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति, SF11 छोटी शास्ति, SF11A छोटी शास्ति पर बड़ी शास्ति की कार्यवाही, SF11B
छोटी शास्ति में जांच करने की कार्यवाही। SF11C बड़ी शास्ति में छोटी शास्ति की कार्यवाही। SF12 कार्यवाही का निर्देश। SF13 राष्ट्रपति के आग्रह पर रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के लिए। SF14 चार्जशीट रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों के लिए आदि चीजें दिखाई गई हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने पार्ट 1 में परिभाषाएं, निलंबन तथा डीम्ड सस्पेंशन क्या है इसे देखा। साथ ही निर्वाह भत्ता और स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में विस्तार से जाना। DAR के अगले पार्ट में हम माइनर पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी तथा ये पेनाल्टी लगाने की कार्यविधि को विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद।